हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। कल आप लोगों का रिसर्च का पेपर है, पेपर 2 का एग्ज़ाम है ना, 5th सेमेस्टर का। तो उनके सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड मैं अभी थोड़ा आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। कल वो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। तो जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और शॉर्ट में उसको नोट करते जाइएगा, एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज़ भी कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के अलावा आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चंस की, उनको भी प्रैक्टिस उनकी जारी रखिएगा। बिल्कुल मतलब ऐसा मत करिएगा कि डिपेंड हो जाओ इस वीडियो पे। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प तो करेगा ही, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें आपके पूरे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। इसके अलावा दूसरी बात कि आपका लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैच द फॉलोइंग आया था और कई बच्चों को उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई थी। तो वो वाला जो मैच द फॉलोइंग होता है उसको ओएमआर में कैसे टिक करते हैं, कि कैसे ऑप्शंस टिक किए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये है स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को ट्रांसलेट करके हिंदी में आप लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है। और साथ में नोट तो करना ही है शॉर्ट में, ठीक है। पूरा लॉन्ग में नोट करने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। कल ही एग्ज़ाम है तो इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बस उसको दिमाग लगा करके सुनिए, समझने की कोशिश करिए सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा अभी तक, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च में आप लोगों का सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, कि पहले सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट किया जाता है, कि पहले हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है, कि पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, आप लोगों के 14 स्टेप्स लिखे हुए हैं और ये सीक्वेंस है, ठीक है। 1 2 3 4 पूरा सीक्वेंस है और इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब आप लोगों को ये स्टेप्स के बारे में मैं बता देती हूँ कि किस स्टेप में क्या किया जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। जो पहला स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषय का चुनाव। ये आपके अनुसंधान के क्या है, स्टेप्स हैं, चरण हैं, जिनमें से पहला है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषय का चुनाव। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट जिस पे आपको पीएचडी करनी है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है, और वो सब्जेक्ट, वो विषय चुनने के लिए काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे अगर आप अपनी रिसर्च के लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहली बात कि आप क्या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट करने में आप कैपेबल हो, है ना। कभी कभी रिसर्च करने में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है, टाइम खर्च होता है। तो क्या आपके पास टाइम एंड मनी है। दूसरी चीज़, क्या आपको उस जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो क्या वो रिसर्च उस पे हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, उससे रिलेटेड रिसर्च की टूल्स और टेक्निक्स मौजूद हैं कि नहीं हैं। मतलब कि उससे रिलेटेड आप की जो विधियां होती हैं, है ना, जो टूल्स एंड टेक्निक्स को क्या कहोगे हिंदी में, अ, कि उससे रिलेटेड उपकरण और प्रविधियां मौजूद हैं कि नहीं। मैं कहने का मतलब, जैसे मान लो आपने विषय का चुनाव कर लिया, ईश्वर, है ना, ईश्वर कण कण में विराजमान है कहा जाता है, तो आपने ईश्वर क्या कण कण में विराजमान है ये बना लिया अपना टॉपिक। तो क्या इसमें क्या रिसर्च हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें है ना इस तरीके की। तो मतलब कैपेबल वो टॉपिक होना चाहिए कि जिस वो रिसर्च उस पर हो सके। ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, तो समझ जाइएगा और ऑप्शन आराम से आप लगा लोगे। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बाद, विषय के चुनाव के बाद आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है,
यानी कि संबंधित साहित्य का अध्ययन। आपने जो भी विषय चुना है, मान लीजिए बाल अपराध आपने विषय चुना है किसी एरिया में, तो मान लो आपने बाल अपराध चुना, तो उससे रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है, जितना भी साहित्य है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उससे संबंधित सारी चीज़ों का आपको रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, ठीक है, पुराने आर्टिकल्स हो, या कोई जनरल में पब्लिश हुआ हो कोई आर्टिकल, या कोई बुक हो, या किसी ने पहले रिसर्च कर चुकी है उस पर, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज सेकेंड स्टेप, यानी कि संबंधित साहित्य का अध्ययन। देन थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ एंड डिफाइनिंग यूनिट्स। ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ यूनिट्स, यानी कि जैसे आपने बाल अपराध ले लिया, बाल अपराध तो बहुत जगह होता है, पूरे विश्व में होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आप रिसर्च करने के कैपेबल हो उतना आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा, उतना आपको रिसर्च का छोटा सा पार्ट लेना होगा, है ना। तो इसीलिए आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा अपना, कि जैसे आपने बाल अपराध लिया तो आप आयु सीमा निर्धारित कर सकते हो, है ना, कि कितने बाल अपराध में कितने वर्ष तक के बालकों को आप लेना चाहते हो, ये भी कर सकते हो। कोई एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, या कुछ और भी, है ना। तो इस तरीके से अपनी रिसर्च को एक लिमिटेड एरिया में आपको सीमित करना है, और क्या करना है, उसको फिर उसी यूनिट को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये करते हैं थर्ड स्टेप। देन फोर्थ स्टेप पे फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उपकल्पना से रिलेटेड आपको वीडियो मैंने दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट होता है जो कि एजम्पशन पे बेस होता है। ठीक है, एजम्पशन मतलब कि हम लोग वो एक तरीके का काल्पनिक स्टेटमेंट होता है, एक काल्पनिक वाक्य होता है, जिसके आधार पर हम अपनी पूरी अनुसंधान, पूरी रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं, ये किस आधार पर बनाते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे आप लोग दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, हिंदी में कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप को, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। यानी कि जैसे अभी मैंने कहा ना कि बाल अपराध लिया आपने, तो बाल अपराध से रिलेटेड अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो किस एरिया में आप स्टडी करना चाहते हो, वो एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो एरिया तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, बट उसमें स्कोप जो है, आपका एरिया जो है, जो क्षेत्र है, वो देखना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है वो, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया अगर आप लोग ले लोगे, तो वो रिसर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एरिया को डिटरमाइन करना पड़ता है। देन सेलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप। अब एरिया डिसाइड हो गया, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, तो क्या करोगे, उत्तरदाताओं का चयन करोगे, सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। यानी कि आप किन लोगों से अपने रिसर्च से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना चाहते हो, वो लोग आप लोग डिसाइड करोगे कि वो आपका जो सैम्पल है वो कौन होगा, वो यूनिवर्स कौन होगा, है ना। यानी कि वो लोग, वो पॉपुलेशन कौन होगी, वो आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो वो तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से डिसाइड करते हो। तो मतलब क्या, रिस्पोंडेंट्स का लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जैसे अगर बहुत बड़ा एरिया है, तो अलग अलग सैम्पलिंग के मेथड होते हैं, निदर्शन के अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, निदर्शन पद्धति बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने उत्तरदाताओं का चयन करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम 10 लोगों को जान गए अपने एरिया में, ठीक है, जहाँ पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उनसे 10 लोग हैं वहाँ पे कोई, उनसे पर्सनली हमारी मुलाकात हो गई और हमारे वो अच्छे मित्र हो गए। तो अब हम जाएंगे अगर वहाँ पे रिसर्च करने, और उन्हीं लोगों से मतलब डेटा जब कलेक्ट करने जाएंगे, तो कुछ बायसनेस आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को रिस्पोंडेंट्स का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि जो हमारी रिसर्च के बाद कंक्लूज़न निकले, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, साइंटिफिक हो। हमारा उसमें कोई परसेप्शन ना हो, हमारा कोई उसमें प्रिडिक्शन ना हो। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर अलग अलग मेथड के थ्रू, है ना, रिस्पोंडेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। देन 7th है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना के स्रोतों का निर्धारण। ठीक है, अब रिस्पोंडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो आपका पूरे रिसर्च के ऊपर बेस है कि कैसा आपने टॉपिक लिया है। तो दूसरी चीज़, ये जो 7th है आपका पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना के स्रोतों का निर्धारण। तो आप लोग क्या करते हो, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, एक प्राथमिक आपका हिंदी में सोर्स को कहेंगे स्रोत। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोतों से आप सूचना ग्रहण करना चाहते हो या द्वितीयक स्रोतों से? अब इसमें आपको ये नहीं पता होगा प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। प्राथमिक स्रोत वो होता है जब अगर हम किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, जा कर के किसी से मिले और उससे पूछी मैंने सारी चीज़ें और उसने मुझे जवाब दिया। ठीक है, तो हमने वो सारी चीज़ें डेटा को कलेक्ट किया, तो वो जो हमने फ़ेस टू फेस जा कर के इंटरेक्ट करके या फिर डायरेक्ट हमने जा कर के उनसे हमने मतलब कांटेक्ट करके अगर कोई इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो सारी प्राइमरी सोर्सेस के अंदर आती है। और सेकेंडरी सोर्स वो होती है जब हमने जब कोई बुक पढ़ ली है ना, किसी बुक के थ्रू हमने नॉलेज गेन की, या कोई रिपोर्ट है, ठीक है, या कोई इस तरीके की चीज़ें जो हमें ऑलरेडी किसी और के थ्रू रिटन फॉर्म में मौजूद मिलती हैं और उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ठीक है, मतलब रिटन फॉर्म में वो चीज़ें होती हैं और पहले से मौजूद होती हैं, है ना, जैसे अभिलेख हिंदी में बोलते हैं, प्रतिवेदन, पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, पत्र पत्रिकाएं, अनुसंधान ग्रंथ, है ना, यानी कि जैसे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो चीज़ें यूज़ की ना, वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं वो आपके। जैसे आप न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़ लेटर्स एंड जर्नल्स हो गए, और जैसे कोई लेटर्स लिखता है एक दूसरे को, तो वो अगर कहीं किसी ने संग्रह किया है उसका, तो वो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, मतलब जो रिटन फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है और किसी और ने उसको लिखा हुआ है। ठीक है, जिसने रिसर्च कर चुकी है, अगर उसकी रिसर्च से रिलेटेड मैटर मिलता है, तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी सोर्सेस में आती हैं। जब हम जाकर के खुद डेटा को कलेक्ट करते हैं जा कर के, है ना, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स होता है। तो वो ही डिटरमाइन करना है अब 7th स्टेप में आपको। देन 8th स्टेप में आपको डिटरमाइनिंग ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण। ठीक है, आपको देखो, पहली बात तो सब अपना अपना टॉपिक अलग अलग टाइप का लेते हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इतना जान लीजिए आप, जैसे अगर अब आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेन करनी है ये प्लान कर लिया आपने, ठीक है, किस सोर्स से गेन करना है, फिर आपको वो टूल डिसाइड करना पड़ेगा। और वो टूल बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना। जैसे आप रिसर्च किसी भी टाइप की ले रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आप जाकर के डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हो और कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिसमें उसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे हम जा रहे हैं, हमने कभी कोई, मान लीजिए अपनी फैमिली में दहेज प्रताड़ना देखी है और जाकर के हम उसी पे रिसर्च कर रहे हैं और जाकर के कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी बायसनेस उसमें आ जाए, तो वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह जाएगी, वो वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाएगी। तो वही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू अपना मैटर गेन कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या किसी और तरीके से करें, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि आपका इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं वो देख लीजिए। हिंदी में जैसे होता है आपका प्रश्नावली, अनुसूची, इस तरीके की, है ना, या साक्षात्कार भी होता है। इंग्लिश में इंटरव्यू, शेड्यूल्स या क्वेश्चनर। तो इन सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जा कर के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं।
उसके बाद प्री टेस्टिंग ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, जो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ी जगह पे जा कर के, थोड़े लोगों में जा कर के अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को जा कर के यूज़ कर लेते हैं कि एक्चुअली में वो वर्क कर रहा है कि नहीं। पता चला हम गए विधवा विवाह पे जा कर के हमने क्वेश्चनर बना दिया, प्रश्नावली, और उसी पे हम जा कर के अपने एरिया में रिसर्च करने लगे। और हमने क्या किया, प्रश्नावलियों को बांट दिया और कहा भाई हमको भर के दे दीजिएगा, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। और पता चला वो लोग क्या है, इलिटरेट है, उनको लिखना पढ़ना ही नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं अपने टूल्स एंड टेक्निक्स का कि भाई वो काम करेंगे भी कि नहीं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसके बाद जब हमने टेस्ट कर लिया, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स हमें पता चल गई कौन सी हैं, उसके बाद फिर हम अपना पूरा रियल डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। सब कुछ डिसाइड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और अपना डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा के कलेक्शन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसमें बस हमेशा रिसर्च में यही होता है कि व्यक्ति निष्ठता ना आने पाए, है ना, ऑब्जेक्टिविटी ना आने, सॉरी सब्जेक्टिविटी ना आने पाए, ठीक है। हम जब भी तथ्यों का संकलन करेंगे तो उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सब छोटी छोटी बातें जो बोल रही हूँ ना, यही सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठता, इसमें आपके इमोशन, सेंटिमेंट्स, ठीक है, या पुरानी धारणाएं, पूर्व धारणाएं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी रिसर्च में डाल दोगे तो वो साइंटिफिक नहीं हो पाएगी, है ना, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाएगी। अब जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हो अपने पूरे, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा उसमें बिखराव देखने को मिलता है। तो इसीलिए 11th स्टेप पे हम लोग एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा करते हैं, ठीक है। अपने डेटा को यानी कि सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करते हैं इस स्टेप में। देन 12th में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको, जो हमें डेटा मिला है उसको हमने पहले अरेंज कर लिया, ठीक है, उसको ऐसा बना लिया एडिटिंग, कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन के थ्रू कि वो देखने लायक हो। अब हमें उसमें कुछ करना है तो तुरंत नज़र पड़े और हमें अपना इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए उसमें, ठीक है, 11th स्टेप के थ्रू। अब 12th स्टेप में, अब 11th स्टेप जो है आपका, उसको हिंदी में बोलते हैं तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन, ठीक है। फिर जो आपका 12th स्टेप है वो तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है। अब इसमें वो सारे फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी बस अरेंज किया गया है 11th में, अब 12th में सारे फॉर्मूलाज वगैरह लगा करके उसको और ज़्यादा अरेंज किया जाता है। उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है। फिर 13th स्टेप है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। तो इसमें क्या करते हैं, अब हमारे पास पूरा डेटा बहुत अच्छे से आ गया है, अब पूरा हमने इसका स्टैटिस्टिकल वे में भी उसको लिख लिया है ना, सांख्यिकीय रूप में। अब हम उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब हम पूरा उसका एनालिसिस करके उसमें अपने विचार डालेंगे, अपना पूरा कंक्लूज़न लिखेंगे सारे का, ठीक है। हम उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। फिर जो लास्ट स्टेप होता है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि आखिरी स्टेप क्या होता है, या 13th और 14th में भी सीक्वेंस पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें। प्रेजेंटेशन, हाँ ये लास्ट है, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग, अपनी रिपोर्ट का जो भी रिपोर्ट आई है, हमने जो भी जानने की कोशिश की है अपनी रिसर्च करके, ठीक है, उस हिसाब से हम पूरा अपना रिपोर्ट उसमें डाल देते हैं लास्ट स्टेप में, ठीक है। और उसके बाद पूरा उसमें सारी चीज़ें होती हैं, कंक्लूज़न वगैरह। अब जब ये सारा चीज़ आ जाता है हमारे पास पूरा कंक्लूज़न, तो रिसर्च फिर लास्ट एट द एंड वही अच्छी कहलाती है जिसका जो कंक्लूज़न निकला, जो थ्योरी बनी, वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनरलाइज कर सकें, है ना। इसमें इसीलिए इसमें जो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट होता है, इसमें जनरलाइजेशन भी करते हैं और थ्योराइजेशन भी करते हैं इसी में, यानी कि सामान्यीकरण और सैद्धांतिकरण करते हैं, ठीक है। सिद्धांत के रूप में हमारा एक निष्कर्ष आता है और उसको कितनी पॉपुलेशन पे हम अप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। साइंटिफिक सोशल सर्विस लिखा हुआ है, उसको हटा दीजिएगा,
ठीक है। साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च पीवी यंग ने लिखी है। ठीक है, पूरी बुक का नाम एग्जैक्ट याद रखिएगा, साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। फिर सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये लिखी है आर के मर्टन ने। थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट गिवन बाय होम, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दुर्खीम ने दिया है। ठीक है, सोशल फैक्ट थ्योरी आपने पढ़ी है लास्ट सेमेस्टर में। फिर यूनिवर्स, यूनिवर्स किसको कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्स को आई डोंट नो, इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स का मतलब होता है वो पूरी पॉपुलेशन जिस पे आप रिसर्च करने रिसर्च करने जा रहे हो। ठीक है, जिस पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च करोगे ना वो हाँ याद आया, समग्र बोलते हैं इसको हिंदी में, इस यूनिवर्स को। ठीक है, वो पूरी पॉपुलेशन, वो पूरी जनसंख्या आपकी समग्र कहलाएगी, उतनी जितनी पे आप रिसर्च कर रहे हो वो अपनी आपकी उसका रिसर्च का समग्र है। देन प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि इसमें आपके इमोशंस, सेंटिमेंट्स, बायसनेस नहीं आनी चाहिए। इसमें आप लोगों का विचार, भावना, पूर्वाग्रह, ठीक है, और इसी तरीके की चीज़ें जिसमें आपकी परसेप्शन मौजूद हो, वो सारी चीज़ें रिसर्च में नहीं आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी किससे बना है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यानी कि एक वस्तु की तरह हमें चीज़ों को देखना है। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसमें हमारा कोई इमोशंस नहीं होते, वैसे ही हमें अपनी रिसर्च करनी होती है ना। इस हिंदी में बोलते हैं इसे वस्तुनिष्ठता की समस्या, यानी कि चीज़ें, क्योंकि हम सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं और सोसाइटी में क्या है, हमारी तरह लोग हैं, ह्यूमन हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटी उनमें भी है और मुझ में भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है ना, जब हम रिसर्च करते हैं। पता चला किसी ने रो दिया तो हम उसके आंसुओं में बह गए हम भी, है ना, भले ही वो झूठ बोल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। हमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना है, यानी कि चीज़ों को किसकी तरह देखना है, एक वस्तु की तरह जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है, आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो जिसमें पहला है आपका क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से रिलेट करता है, जैसे कि इसका नाम ही है वर्णन, यानी कि डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमने जा कर के किसी घटना को देखा, ठीक है, तो उसका एज इट इज़ कैसे घटित हुई वो, ठीक है, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमने क्या किया, लिख दिया। या मतलब अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो कहने का मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उसको जैसी वो घटना घटित हुई है एज इट इज़ उसको हम सामने ला रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, हम यथार्थ सूचनाओं पर महत्व देते हैं। ठीक है, रियल इन्फॉर्मेशन पर महत्व देते हैं। इसमें हम अपना कुछ भी एनालिसिस नहीं देते हैं, हम अपना इसमें कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं करते हैं, कोई चीज़ कैसे हुई है बस यही बताते हैं और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्याख्यात्मक अनुसंधान या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जैसे कि आपको मालूम है, चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करने के लिए बुक में आता था पहले, हिंदी जब आप लोग पढ़ते थे तो उसमें क्या आता था, गद्य और पद्य। तो उसमें आपको क्या करते थे, लिखते थे वो लोग व्याख्या करो, है ना, यानी कि अब आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसमें आपको सामान्य विवरण नहीं देना है चीज़ों का, बस ऐसे ही डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। अब आपने अब चीज़ें क्या करनी है, आपको चीज़ों की खोज करनी है, नई नई अवधारणाओं को विकसित करना है, न्यू न्यू थ्योरीज़ को लाना है। ठीक है, जब थ्योरीज़ कैसे आएंगी, जब आप उसमें एनालिसिस करके चीज़ें बताओगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, इसमें आप अपना इंटरप्रिटेशन डालोगे कि कोई भी घटना घटित हुई है तो उसमें क्या क्या मीनिंग्स छिपे हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें सामाजिक घटनाओं के निहित अर्थों
और उसके समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसकी सोसाइटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें आपको पूरा डिस्क्राइब करना होता है। यानी कि इसमें आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी सोच इसमें सम्मिलित होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। फिर आपका नेक्स्ट रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या अन्वेषणात्मक अनुसंधान। ठीक है, एक्सप्लोर जैसा कि इसमें वर्ड है तो उसी से रिलेट करता है ये। और हम एक्सप्लोर किसको करेंगे, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ना हो। ठीक है, तो जिस एरिया में इंफॉर्मेशन कम होती है जिस भी विषय में जानकारी मौजूद कम होती है, हम उसी में जाकर के एक्सप्लोर करते हैं। तो उसी से रिलेटेड जिस समस्या के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, जब हम उसी में जाकर के अनुसंधान करते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना, और कारण कार्य सब बताते हैं, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका अन्वेषणात्मक अनुसंधान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान में हम क्या करते हैं, नई जानकारी निकाल करके सामने लाते हैं, नवीन ज्ञान सामने लाते हैं लोगों के। ठीक है, अभी तक आपने देखे जितने भी रिसर्च इसमें, तो उसमें देखा बस ज्ञान से संबंधित है सारे। किसी में हम लोग ज्ञान सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सिर्फ, किसी में हम अपना ज्ञान उसमें सम्मिलित कर रहे हैं और न्यू नए थ्योरीज लेकर के सामने आ रहे हैं, नए सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। यही देखा ना आपने, तीनों में एक एक करके मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब आपका नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिसर्च या निदानात्मक अनुसंधान। जैसा कि इसमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डायग्नोज करना है, निदान करना है। तो यानी कि जब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए जब एक रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता चाहता है उसको ख़त्म करना, तो वो क्या करता है, उसी समस्या पर क्या करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है उसी प्रॉब्लम पर। फिर क्या करता है वो डायग्नोस्टिक में, कि वो समस्या का पूरा रिसर्च करता है, पूरे स्टेप बाय स्टेप, देन वो एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करता है सबके सामने। ठीक है, समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो जो ऐसी रिसर्चेस होती हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता पहले से ही चाहता है कि इस समस्या का समाधान हो जाए, वो इसी मंशा से चलता है और रिसर्च करता है और उसका एक क्या करता है, समाज के सामने समाधान प्रस्तुत करता है। तो वो जो रिसर्चेस होती हैं वो आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च होती हैं या निदानात्मक अनुसंधान होते हैं। ठीक है, ये वाले जो रिसर्च होते हैं, ये सब सोशल वर्कर जो होते हैं, है ना, और जो आपके प्रशासक होते हैं जो सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, वो सारे लोग ये सारी चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, व्यवहारिक अनुसंधान है, प्रैक्टिकल या अप्लाइड रिसर्च है डायग्नोस्टिक वाला। फिर आपका क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हिंदी में कहते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो इसमें जैसे कि एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर रहा है, सॉरी, एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं आपके, ज़्यादातर लैब्स में होते हैं, है ना, साइंस लेबोरेटरीज़ में। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दो केमिकल लेते हैं, मान लो केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें दो केमिकल लिए, उसको जो भी करना है वो पूरी प्रोसेस करते हैं। यानी कि हमारे पास पूरी जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सोसाइटी में अगर कोई घटना होती है तो वो घट जाती है। ठीक है, हम बार बार उस घटना को अगर सोचे टेस्ट करें और उस घटना को बार बार फिर से घटित करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यानी कि जो वहाँ पे वेरिएबल्स हैं सोसाइटी में वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है या प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं अपने हाथ में लेकर के, तब रिसर्च करते हैं। जब वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, नियंत्रित दशाओं में रखते हैं चरों को, या वेरिएबल्स को कंट्रोल्ड कंडीशन में रख करके उसका परीक्षण करते हैं और एक रूपरेखा देते हैं, तो तब हम इसको क्या कहते हैं, एक टाइप का एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक विज्ञान कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। इसमें दो होते हैं इसके टाइप्स, एक होता है आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि
पहला है पश्चात परीक्षण, दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण। जो इसमें आपका फर्स्ट वाला है, इसमें एक नियंत्रित समूह का इस्तेमाल करते हैं और एक प्रयोगात्मक समूह का, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट में या पश्चात परीक्षण में। एक कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा होता है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट या पूर्व पश्चात परीक्षण, इसमें सिर्फ हम एक ही ग्रुप का स्टडी करते हैं, लेकिन उसकी 2 टाइम पीरियड में स्टडी करते हैं, है ना। मान लो एक 10 साल पहले कर लिया, एक 10 साल बाद कर लिया, तो इसमें टाइम का चेंज रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें स्टडी करते हैं। मतलब 10 साल नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग जितना भी टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका। फिर आपका एक है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये है आपका ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो चीज़ें घट चुकी हैं, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जिनको हम जिन वेरिएबल्स को हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, है ना। उन तथ्यों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ना ही उनमें कोई चेंज ला सकते हैं, ठीक है। ना ही कोई उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, वो जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन्हीं उन्हीं के जो है अभिलेख कलेक्ट करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं जो बीत चुका है, प्राचीन अभिलेख हो गए। तो उसको क्या करते हैं हम, उसी में अलग अलग टाइम पीरियड के पहले के ज़माने के, है ना, सामग्री को एकत्रित करके उसी में कंपैरिजन के थ्रू हम क्या करते हैं, नई नई सिद्धांत, नया नया थ्योरीज डेवलप करते हैं। वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान। मतलब क्या, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन घटनाओं को हम क्या करते हैं, उन घटनाओं का एनालिसिस करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या किस लिए करते हैं हम, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम इतिहास से सीख लेते हैं एक तरीके से, है ना। इतिहास में जो बीत चुका है उसका एनालिसिस करके, है ना, उससे हम सीख लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उससे हम अपने प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हैं और उस अपने डेवलपमेंट की कैसे पॉलिसीज़ मेक करनी है, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज बता दिया आपको। जो आपके प्राइमरी सोर्सेस होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तथ्य, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, इससे रिलेटेड डेटा को, प्राइमरी डेटा को, या प्रथम स्तरीय तथ्य भी बोलते हैं। इसके अलावा बेसिक डेटा भी बोलते हैं, यानी कि आधार तथ्य, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, खुद जा कर के हम कलेक्ट कर रहे हैं ना प्राइमरी डेटा को, तो इसीलिए इसको फील्ड डेटा भी कहते हैं या क्षेत्रीय तथ्य भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम हैं अलग अलग, है ना, क्योंकि हम जा कर के खुद इसको कलेक्ट कर रहे हैं। अभी बताया था मैंने प्राथमिक तथ्य। फिर ये आपका सेकेंडरी सोर्सेस है, द्वितीयक तथ्य, तो बहुत सारी जगहों से मिल सकता है ना। ये आपका डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक होते हैं, पर्सनल होते हैं, 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। प्रलेख, एक होता है व्यक्तिगत प्रलेख, एक होता है क्या, सार्वजनिक प्रलेख। तो प्रलेखों से मिल सकता है, ठीक है, और बुक्स से मिल सकता है, जर्नल्स से मिल सकता है। तो ये सेकेंडरी सोर्सेस बहुत सारे हैं, लेकिन प्राइमरी वाला हम क्या करते हैं, फील्ड में जा कर के खुद उसको कलेक्ट करते हैं। जो आपका प्राइमरी डेटा होता है प्राथमिक, वो हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, या शेड्यूल हो गया, क्वेश्चनर हो गया, है ना, तो इससे हम उसको करते हैं। या फिर अगर हमने किसी से क्या किया, हिंदी में बोल देती हूँ, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली, इन सब से हम क्या करते हैं, गेन करते हैं हम अपना प्राथमिक तथ्य, ठीक है। और रेडियो टेलीविज़न से जो हम अपील करते हैं, या हम टेलीफोन इंटरव्यू लेते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, यानी कि हमने खुद इसको कलेक्ट किया है उसके थ्रू।
सेकेंडरी सारा जो भी रिटन मौजूद है, ठीक है। सेकेंडरी आपको मैंने बता दिया। सेकेंडरी में आपका जैसे किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी है ना, ऑटोबायोग्राफी। और अगर किसी की लाइफ हिस्ट्री है, वो रिटन मौजूद है, ठीक है, वो हो गया। किसी ने डायरी लिखी है, आप देखोगे बहुत सारी डायरीज़ लोग लिखते हैं पुरानी, उनसे हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। और लेटर्स आपको मैंने बताया, मेमोरीज़ लिखते हैं, संस्मरण लिखा जाता है जिसे मेमोरीज़ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेस में। जर्नल्स और न्यूज़पेपर तो होंगे ही, ठीक है। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, एक तो होता है आपका, अभी आपको मैंने बताया ना कि 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये पूछ सकता है, प्रलेख एक व्यक्तिगत प्रलेख होता है और दूसरा क्या होता है, सार्वजनिक प्रलेख, ठीक है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल में वही सारी चीज़ें हैं आपकी, डायरीज़ हो गई, लाइफ हिस्ट्री हो गया, ऑटोबायोग्राफी है ना, लेटर्स हो गए, पर्सनल मेमोरीज़ हो गई, संस्मरण हो गए। तो ये सारी चीज़ें। और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, जर्नल्स, न्यूज़ लेटर्स, वो सारी चीज़ें। फिर आपका टाइप्स ऑफ सर्वेज, सर्वेक्षण के प्रकार 3 बताए जाते हैं मुख्यतया। एक होता है निदर्शन सर्वेक्षण, सैम्पलिंग सर्वे, और दूसरा होता है पायलट सर्वे, हिंदी में भी पायलट बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका थर्ड सेंसस सर्वे, ठीक है, यानी कि जनगणना, ठीक है। ये 3 आपके सर्वेज होते हैं। जनगणना आपकी हर 10 साल में करवाई जाती है। जो आपकी सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। और सबसे जो फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस हुई आपकी, जो पहली व्यवस्थित जनगणना हुई, वो 1881 में हुई थी, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है 2011 में जो जनगणना हुई। हमेशा हर 10-10 सालों के अंतराल में जनगणना होती है, सोच लो। और वो 1881 में जो थी, वो पहले आपकी जनगणना थी, सिस्टमैटिक वाली, व्यवस्थित वाली, ठीक है। फिर जो 2011 की जो जनगणना मानी जाती है, वो 15वीं जनगणना मानी जाती है। और अभी जो होने वाली है 2021 में जो जनगणना होने वाली है, वो 16वीं जनगणना होगी, 16th, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में सेंसस है, इसलिए आपसे ऑब्वियस सी बात है, सेंसस से रिलेटेड डेटा भी पूछ सकता है। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जो सेंसस हुआ था, उससे रिलेटेड आप लोग हाईएस्ट, लोवेस्ट, इस तरीके की चीज़ें पढ़ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया को बोलते हैं हिंदी में भारत की जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। मतलब इसमें हर ईयर का कंपेयर करके निकालते हैं कि 1991 में कितनी जनसंख्या थी और 2011 में कितनी है, इस तरीके से मतलब अलग अलग ईयर्स का कंपेयर करते हैं। फिर आपका जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। पर किलोमीटर अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा डेंसिटी होती है, कम लोग रहते हैं तो कम डेंसिटी होती है। और इंडिया में दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, ठीक है। और दिल्ली के बाद सेकंड प्लेस जो है वो बिहार का है, थर्ड प्लेस जो है वो पश्चिम बंगाल का है, और फोर्थ प्लेस जो है आपका वो कौन सा है, केरल का है। ये हो गई डेंसिटी की बात। फिर हो गया रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन हिंदी में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या। इसमें ये देखते हैं, सिंपल सी बात है, पता चल रहा है कि गांव में कितनी जनसंख्या है और शहर में कितनी जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो गांव में परसेंटेज था वो 68.80% था,
ठीक है। पूरी जनगणना पूरी जनसंख्या का 68.80% गाँव में रहता है और बाकी बचा 31.20% शहर में रहता है। 68.80 in rural areas and 31.20 in urban areas according to 2011 census. बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है? मतलब अगर 1000 जनसंख्या है तो उसमें जन्म कितने लोगों का हो रहा है, प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों का जन्म हो रहा है, यानी कि पर 1000 पॉपुलेशन हाउ मैनी पीपल आर टेकिंग बर्थ। ठीक है, मतलब कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, तो वो है, वो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2011 में जो आपका ये दर देखी गई जन्म वाली, यानी कि बर्थ रेट, वो 21.22 देखी गई, 21.22। ठीक है, ये आपकी बर्थ रेट रही है 2011 में। और जो डेथ रेट थी वो कितनी थी? 6.10 डेथ रेट थी। देन नेक्स्ट है आपका सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, वो होता है आपका सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। पर 1000 मेल्स हाउ मैनी फीमेल्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर सेक्स रेशियो। ठीक है, जो भी चीज़ें बेटा बोल रही हूँ ना, हर एक एक वर्ड मेरा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी एक भी शब्द नज़रअंदाज मत करना। जो आपका सेक्स रेशियो है वो अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो 1000 मेल्स पर 940 फीमेल्स पाई जाती थी। ठीक है, 2011 की जो सेंसस के हिसाब से बात करें तो 940 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर पाई गई। ठीक है, और टोटल जो मेल थे, टोटल मेल पूरे इंडिया में 2011 की सेंसस ही की बात करूँगी मैं पूरे वीडियो में, इतना ध्यान रखिएगा। तो 62.37 करोड़ जो थे वो आपके पुरुष थे, 58.65 करोड़ जो थी वो स्त्रियां थी आपकी। ठीक है, जो एज स्ट्रक्चर होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, भारत को सबसे ज़्यादा युवा देश माना जाता है, और एज स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि एज इंटरवल्स होते हैं कि 15 से 25 साल, है ना, इस तरीके से 0 से 4 इयर्स, 5 to 14 इयर्स, इस वर्ग में कितने लोग, मतलब कितने लोग हैं उनकी काउंटिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें, वो एज स्ट्रक्चर होता है, इससे इतना नहीं पूछा जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन अवधि हिंदी में बोलते हैं। जीवन अवधि का मतलब होता है कि औसत लोग कितना जीते हैं, है ना। तो अगर भारत की स्वतंत्रता के समय की बात करें, जब आज़ादी के समय की बात करें, तो औसत आयु कितनी थी? बहुत कम थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 32 इयर्स थी। लोग लगभग 32 साल जीते थे, 32 इयर्स। सोचो, जो बूढ़ा हो गया उस समय वो कितना लकी रहता होगा, है ना। पहले ही मर जाते थे, कोई बीमारी हो गई या किसी ने मार दिया, इस तरीके से भुखमरी थी, ये सारी चीज़ें। तो अब 2011 की जनगणना का क्या हाल है? 2011 में 65.5 ईयर्स जो है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, औसत आयु। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। फिर आपकी है साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कितनी है? अगर हम देखो, लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं वो लिटरेट माने जाते हैं, है ना। जो अपना नाम लिख ले समझ लो वो लिटरेट है। ये डिग्री विग्री नहीं कि कितना पढ़ा है, वो नहीं देखते हम लोग। ठीक है, तो 2011 की अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर अगर ऑल ओवर इंडिया में 2011 की बात करें
तो 82.14 थी आपकी मेल की और 65.46 थी फीमेल की लिटरेसी रेट। 82.14 मेल, 65.46 फीमेल, ठीक है। और पूरे देश का साक्षरता प्रतिशत कितना था? पूरे पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? 74.04, ठीक है, 74.04। और जो इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा और वो क्या है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वो है केरल में 93.91%, ठीक है। केरल के बाद जो दूसरा आता है वो क्या है? बिहार है। सॉरी, केरल के बाद जो अगला है वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में 67 है और बिहार में है 63, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, धर्म एवं भाषाएं। धर्म और भाषाओं से भी आपके में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपका रिसर्च का पेपर है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इससे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे आप मत पढ़ना इसका कुछ। वैल्यू न्यूट्रलिटी बता दिया आपको कि हमें क्या करना है। रिसर्च करते वक्त अपनी भावनाओं का, अपनी जो भी परंपराएं हैं हमारी, मान लो किसी की परंपरा है कि भाई स्त्रियों को पर्दा ही करना चाहिए। अब जाकर के वो लड़का रिसर्च करने गया, आप कहा भाई यहाँ की लड़कियाँ देखो कैसे जीन्स पहन के घूम रही हैं, अब उसको बड़ा खल रहा है ना। कोई सोच रहा है कि भाई लड़कियाँ सिगरेट क्यों पी रही हैं, अब भाई उसको ये मतलब उसके अंदर वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिसर्च में अपनी सारी चीज़ें भर देगा जा कर के। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, ये नहीं करना है हमें। एथिकल इश्यूज़ एंड सोशल रिसर्च आपके में है, तो ये इसमें सिर्फ यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि जब आप रिसर्च करने जाओ, सबसे पहली बात बायसनेस नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हो या डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसमें आपको जितनी भी आप जानते हो कि क्या सही है क्या गलत, वही सारी को बेस बना करके इसमें आएगा क्वेश्चन ऑप्शंस में, ठीक है। अब कोई रिसर्चर है जाकर के कहीं रिसर्च कर रहा है, तो जो रिस्पोंडेंट है उसकी क्या करेगा, गोपनीयता की पूरी उसको देगा। ऐसा ना हो कि कहीं किसी रिसर्चर ने किसी से जाकर के डेटा लिया और जाकर के उसके बारे में जाकर के पूरे गांव में बता रहा है उनके बारे में, है ना। तो क्या है, सीक्रेट रखना होता है सभी की बातें। इस तरीके की हैं छोटी छोटी चीज़ें। प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट से भी सिंपल सी चीज़ है। जब रिसर्च करते हैं हम, तो कोई और रिसर्च अगर किया है किसी ने तो उसका कॉपी कर लें, हम अपने में पेस्ट कर दें, तो ये अपराध होता है, ठीक है। और आपके पास एक कॉपीराइट का ऑप्शन होता है कि भाई आपने अगर कुछ लिख लिया है ना, कोई पब्लिश करवा दिया, तो उसका आपके पास कॉपीराइट आ जाता है। अब उसे कोई चीट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता उसको। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं कॉपीराइट एंड प्लेगरिज्म में। जब आप ऑप्शंस देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। फिर है सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। बुक किसने लिखी? C.A. मोज़र ने लिखी है। केस स्टडी, केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी का या वैयक्तिक अध्ययन, वैयक्तिक अध्ययन केस स्टडी को बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कोई एक यूनिट ले लेते हैं या कोई एक पर्सन ले लेते हैं, उसकी होलिस्टिक स्टडी करते हैं, या कोई कम्युनिटी भी ले सकते हैं। मतलब कोई एक चीज़ लेते हैं और उसकी पूरी होलिस्टिक स्टडी करते हैं। उसकी से रिलेटेड हर एक पक्षों का, हर एक एस्पेक्ट्स की हम नॉलेज गेन करते हैं और पूरा एक होल नॉलेज देते हैं उसके बारे में। अपनी जो भी यूनिट हमने सेलेक्ट की है वो होती है केस स्टडी। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई डेटा क्वालिटेटिव में मौजूद है ना। क्वालिटेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणात्मक रूप से अगर मौजूद है तो उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस और अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो वो होता है कंटेंट एनालिसिस। किसी चीज़ को हम क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में चेंज करें तब एनालिसिस करें, तो वो है कंटेंट एनालिसिस।
हिंदी में किसी गुणात्मक सामग्री को हम गणनात्मक सामग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। देखो, जैसे मैच द फॉलोइंग इस तरीके से आता है आपका एग्जाम में। देखिए, जैसे आपका ये दिया हुआ है पूरा, ये ठीक है। अब इसमें देखना है ऑप्शन, ये मैच द फॉलोइंग है। अब देखना है इसमें आंसर्स किसका कौन सा है। अब जैसे डायरी है, तो डायरी क्या है आपका, जैसे ये है, सबसे पहले ये लगाती हूँ, नल एंड ये अल्टरनेटिव, ये हाइपोथेसिस का टाइप है, ठीक है, तो हमने इससे मैच कर दिया। फिर जो सर्वे है आपका, सर्वेक्षण हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है, डेटा कलेक्शन करते हैं उससे हम, ठीक है। इंटरव्यू क्या है आपका, कुछ गलत हो रहा है इसमें, जैसे डायरी क्या है आपका, डायरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। इंटरव्यू क्या है, सेंसस एक टाइप का क्या है, सर्वे है। और इंटरव्यू क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। अब सही हुआ, ठीक है। फिर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, तो इस तरह हमने मैच कर लिया। अब देख रहे हैं हम, जो ए वाला है उसका कौन सा आंसर है, 3 है, तो हम जाकर के ए में देखेंगे कि 3 कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मान लो, अब यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए का 3 था, बी का क्या है, बी का 2 है, सी का क्या है, सी का 1 है, और डी का क्या है, 4 है। तो ये अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे मिल रहा है। तो देखो, फोर्थ वाला देखो, ए में 3 है, ठीक है। अब ए में 3 है, और यहाँ पे बी में अगर 2 होता, यहाँ पे 2 होता, और सी में 1 होता, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें गलत ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता तो हम फोर्थ पे टिक करते, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ए का आंसर यहाँ पे देखते हैं, ये ए का मान लीजिए 3 है, ठीक है। बी में यहाँ पे 2 है, और सी में यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और डी में यहाँ पे क्या है, 4 है। तो यानी कि आंसर आपका क्या है, फोर्थ। ओएमआर शीट पे आप क्या करोगे, जाकर के फोर्थ वाले पे गोला भरोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गोले फिल करने हैं। जो सर्कल होता है वो आपका, अगर ए बी सी डी दिया हुआ है तो डी वाला फिल करोगे, ठीक है। कहने का मतलब इस तरीके से ऑप्शंस को मैच किया जाता है। तो आई थिंक मैच द फॉलोइंग अब आप कर लोगे। इस पे मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ऑल द बेस्ट कल के लिए, अच्छे से करिएगा और पेपर को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे।